जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के बीच में इस होमवर्क सीरीज को लेकर के। इस होमवर्क सीरीज में आप लोगों को पता होगा लुसेंट, SPD, सार संग्रह जो भी बहस वर्णमाला का है, उसके बाद दृष्टि का क्विक विक साइंस में चला जा रहा है और करंट में आप लोग को एक डेली का करंट अफेयर और लास्ट में आप सभी के बीच में SPD का करंट अफेयर चला जाता है। हमारे जो आगामी एग्जाम है, सभी एग्जाम को देखते हुए, जैसे कि NTPC का चल ही रहा है, बिहार SSC आने वाली है और उस एग्जाम भी होने वाली है, उसके बाद बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। इन सभी एग्जामों को देखते हुए आप सभी के बीच में एक नए सिरे से होमवर्क सीरीज को शुरू किया गया। अगर आप लोग इस होमवर्क सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और होमवर्क सीरीज करते हैं तो आप अच्छे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा और क्वेश्चन बनने का भी काम होगा। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, अंत में क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा तो बहुत मजा आने वाला है। और आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली के करंट अफेयर से। तो बताइएगा आप लोग, करंट अफेयर से क्वेश्चन है बता दीजिएगा कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन जो है अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? ये कौन सा देश हो जाएगा? ठीक है, तुवालू हो जाएगा। तुवालू नामक देश हो जाएगा। और बताइए, तुवालू जो है अपना जनसंख्या कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है। सही जवाब बताइए, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ हो जाएगा? कैनबरा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से मिला है? ये सिंगापुर से मिला। सही जवाब सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSC ELSA-3 का संबंध किस देश से है? ये लाइबेरिया से। लाइबेरिया से हो जाएगा। कहां से है इसका संबंध? लाइबेरिया से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ है? ये आपको हवाई द्वीप में पड़ता है। और हवाई द्वीप किस देश में है? ये अमेरिका में पड़ता है। सही जवाब है। बताइएगा, टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लॉन्च कहां प्रारंभ करेगा? ये कर्नाटक में करेगा। कर्नाटक में करने वाला। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? ये 1 अप्रैल 2026 को। कब लागू होगा? ये 1 अप्रैल 2026 को। अब बताइएगा, इससे पहले कौन सा एक्ट था आयकर का? 1961 वाला। 1961 का एक्ट था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा। ठीक है, बताइए, आयकर जो है, इनकम टैक्स कैसा कर है? ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या हुआ? जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया वो व्यक्ति खुद भरेगा। और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर मतलब क्या होता है? कि जिस व्यक्ति पर लगाया था वो ना भरकर किसी और से वो भरवाता है, जैसे कि कंपनी वगैरह हो गया। तो बताइए, GST कैसा कर है? ये GST एक अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। सही जवाब है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि हाल ही में चर्चा में संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट का संबंध किन देशों से है? भारत और मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच में होता है नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये जग्गी वासुदेव को। किसे सम्मानित किया गया? जग्गी वासुदेव को सम्मानित किया। बहुत अच्छा जवाब है। अगला बताइए, क्वेश्चन है कि IPL में 300 छक्के लगाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन बना है? ये रोहित शर्मा। इसको क्या कहते हैं? हिटमैन। हिटमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? रोहित शर्मा हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? ये UP के द्वारा किया गया। सही जवाब UP हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? ये रोहित कृष्णन। कौन बने हैं? रोहित कृष्णन बन गए। बताइए, इससे पहले 88वें क्रम के कौन बने थे? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख हो जाएंगे। और 87 में, हाँ, ये 5वीं महिला में थी। ठीक है। और 87वें क्रम के कौन बने हैं? हरि कृष्ण बने। हरि कृष्ण बने। बताइए, हरि कृष्णन का संबंध किससे है? तमिलनाडु से हो जाएगा। और उसके बाद दिव्या देशमुख का संबंध कहां से? ये महाराष्ट्र की हो जाएगी। और नया जो बना अभी रोहित कृष्णन, ये इसका संबंध तमिलनाडु से। देखिए, अधिकतर तमिलनाडु का ही बनता ग्रैंड मास्टर। तो सही जवाब हो जाएगा। ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? शतरंज से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ है अभी? ये तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ। कहाँ हुआ? ये दुशांबे में हुआ। बताइएगा, कजाकिस्तान का राजधानी कहाँ हो जाएगा? अशगाबाद। कजाकिस्तान का अशगाबाद। और तजाकिस्तान का राजधानी क्या होगा? दुशांबे। तजाकिस्तान का दुशांबे और कजाकिस्तान का अशगाबाद हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कजाकिस्तान, सॉरी, अस्ताना। ठीक, अशगाबाद बोलते हैं। कजाकिस्तान का अस्ताना हो जाएगा और तजाकिस्तान का दुशांबे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पुस्तक संगतिला मानवीय व्यवस्थापन के लेखक कौन हो जाएंगे?
पुस्तक संघतिल मानवीय व्यवस्थापन के संस्थापक को नितिन गडकरी। कौन हो जाएंगे? नितिन गडकरी हो जाएंगे। सही जवाब बताइएगा। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित होगा? ये गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में स्थापित किया जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2025 कब मनाया गया? ये कल के दिन 13 अगस्त को मनाया गया, विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, यानी कि आज के ही दिन में। और बताइएगा किस देश का आज स्वतंत्रता दिवस है? ये नल्ला पाकिस्तान जो है उसका ही स्वतंत्रता दिवस है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, बताइएगा भारत में जो है ना अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को। भारत में अंगदान दिवस 3 अगस्त को और विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा? अभी 15 अगस्त, यानी कि कल स्वतंत्रता दिवस है और कल के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी है। जो अगला क्वेश्चन बताइएगा यहाँ से, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला। सही जवाब। और करप्शन में भारत का स्थान कौन है? 96। बहुत अच्छा जवाब, 96 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? ये ली जेम्यांग। ली जेम्यांग, सही जवाब हो जाए ली जेम्यांग। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने देशों पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? 12 देश पर लगा दिया। 12 देश को अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया गया, ट्रंप के द्वारा लगाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में बताइएगा कि 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां प्रारंभ होगा? ये बेंगलुरु में होगा। और पहला स्टेडियम कहां है? अहमदाबाद में हो जाएगा, जिसका मोटेरा नाम था पहले, अब उसका क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। और ये हमारे बिहार पुलिस में सेशन पूछा था 3 तारीख को। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, बताइएगा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये महेंद्र देव को। किसे नियुक्त किया गया? महेंद्र देव को नियुक्त किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बना है? नहीं, ये है फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट बना है। सही जवाब फ्लिपकार्ट हो जाएगा। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के जो है ना, किस देश ने अपने करेंसी नोट से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटाया एवं उसकी, ठीक है, राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दी? कौन क्या है? बांग्लादेश में किया गया। और बांग्लादेश का भी जो है ना, कौन है वहाँ का प्रधानमंत्री? मोहम्मद यूनुस, जो अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है वहां पे अभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि भारत का पहला एआई मॉडल कौन सा है? पहला स्वदेशी एआई मॉडल भारत जेन हो जाएगा। भारत जेन हो जाएगा। देखिए लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल भारत जेन है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि हाल ही में चर्चा में रहा श्रेष्ठ सूचकांक का संबंध किससे है? श्रेष्ठ सूचकांक का संबंध, इसका संबंध होगा वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से। और बताइए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कौन, मंत्री कौन है अभी? जेपी नड्डा हो जाएगा। ठीक है। और बताइए शिक्षा मंत्री कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हो जाएंगे। सही जवाब है। बहुत ही अच्छा जवाब है आप सभी के बीच में। बताइए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को है ना स्वर्ण पदक मिला है? महाराष्ट्र को। रोहिणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में। कहाँ हुआ है? राजस्थान में हो जाएगा। सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, बता दीजिएगा वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष सदस्य किसे चुना गया है? ये पाकिस्तान को चुना गया। सही जवाब पाकिस्तान को चुना गया। और बता दीजिएगा अस्थायी चुना गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ये शुभमन गिल को चुना गया। और अभी तक इसको कितना बार चुना जा चुका है? 4 बार चुना जा चुका है। सही जवाब 4 बार चुना जा चुका है। बहुत अच्छा जवाब है। बता दिए आईपीएल जो हुआ था इस बार खेल हुआ, उसमें विजेता कौन बना है? आईआरसीबी बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु बना है। बताइए इस बार जो केम्मे क्रम का आईपीएल था ये 18वें क्रम का। और बताइएगा आरबीआई बेंगलुरु जो है ये कितना बार जीता है अभी तक में? पहले बार जीता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, किंग चार्ल्स III के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? डेविड बेकहम को सम्मानित किया गया, जिसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हैंडिंग कहाँ स्थित है? ये दाओजली ये असम में हो जाएगा। असम में। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि जस्टिस के एस
हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? सुधा मूर्ति को चुना गया। सुधा मूर्ति, बताइए सुधा मूर्ति का एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? डॉलर बहू। डॉलर बहू जो हाल ही में विमोचन की है ये। बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच में कि हाल ही में पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन कहाँ हुआ है? ये दिल्ली एनसीआर में हुआ। दिल्ली एनसीआर में हुआ। पता है दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत जो है ना कितना राज्य आता है शामिल है इसमें? देखिए 3 गो राज्य आता है। देखिए राज्य में 3 गो आता है। देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, सभी को दिल्ली एनसीआर में शामिल किया गया है राज्य के रूप में। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है 1033 ईस्वी में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सलार मसूद को हराने वाला राजा सुलहदेव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया। बहुत अच्छा जवाब है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय 11 जुलाई को मनाता है। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 जुलाई को मनाते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां प्रारंभ होगा? ये महाराष्ट्र। कहां होगा गुलदार वाला? महाराष्ट्र में होगा। सही जवाब है, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? सही जवाब, ओडिशा राज्य के द्वारा नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में जो है ना शाहरुख खान को किसका नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर? जोमेटो का। जोमेटो का। और अभी जो जोमेटो अपना नाम बदल कर क्या रखा है? इटर्नल कर दिया। सही जवाब, इटर्नल नाम रख लिया है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि 10 से 11 जून की रात को 18 वर्ष बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना हुई है? ये स्ट्रॉबेरी मून घटना। कौन सी घटना हुई? स्ट्रॉबेरी मून की घटना हुई। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन चर्चा में रहा, आदर्शवाद नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे का संबंध किससे है? ये लोकपाल हो जाएगा। अब बताइए लोकपाल कौन है? अभी अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा हाल ही में टेंडोंग लाहौर रमफात 2025 त्योहार कहाँ मनाया गया? ये सिक्किम मनाया गया। सिक्किम में मनाया गया। बताइए सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? ये 1975 में राज्य के रूप में किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था? ये 36वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को मिलाया गया था? बताइए तो। अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया। अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि असम सरकार ने वर्ष 2023 के लिए शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? सोनल मानसिंह को। देखिए 100 से शंकर देव, 100 से सोनल मानसिंह नाम है। और बताइए सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम प्लस ओडिसी, दोनों से होगा। किससे है? भरतनाट्यम और ओडिसी, दोनों से हो जाएगा। सही जवाब होगा। मतलब भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये राजस्थान में किया है। राजस्थान में किया है। तो दोस्तों जो भी आज का करंट अफेयर बनना डेली का करवा दिया गया। अब चल रहे हैं आप सभी के बीच में होमवर्क के माध्यम से, जो होमवर्क दिया गया था बुक के माध्यम से, वहां से आ रहे हैं आप सभी के बीच में लेकर के। तो आज का पहले हिस्ट्री से स्टार्ट किया जाएगा। तो हिस्ट्री में अच्छा टॉपिक दिया गया था, गवर्नर जनरल चल रहा है। तो गवर्नर जनरल को देखते ही आज क्लास को शुरू करते हैं फिर से। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह जो है ना किसके प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। और ये कब हुआ था पहली बार? 7 दिसंबर 1856 में। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ना अपना बेटा का शादी पहला किसी विधवा से करवाए थे और उसी समय विधवा पुनर्विवाह का नियम लागू किए थे। ये अपने परिवार में करके ही शुरू किए थे। इसे बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन इसका जानकारी के लिए बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, क्या चीज? लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बताइए किसके समय में जो महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था? ये कैनिंग के समय में किया गया। और कब किया गया था? सही जवाब 1857 में कैनिंग के समय में। और स्वतंत्रता के बाद इसको क्या कहने जाने लगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाने लगा था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस अधिनियम के तहत जो मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम। देखिए 1857 में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 क्रांति हुआ था। और उसी क्रांति के बाद जो है ना इसको मुगल सम्राट का पद क्या क्या समाप्त कर दिया गया और उसको पेंशन देने जाने लगा था। समझ गए ना? 26 लाख रुपया का वार्षिक पेंशन दिया जाता था उसमें। और उस समय अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, यानी कि द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, मैकाले द्वारा जो ना प्रारूपित दंड संहिता में कानून बना, कब कानून बना दिया गया था इसको? दंड संहिता कानून। ठीक है, 1858 में बनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है
बताइएगा। व्यापक सिद्धांत यानी कि राज विलय की नीति, इसको समाप्त कौन कर दिया था? ये लॉर्ड कैनिंग समाप्त कर दिया था। और व्यापक सिद्धांत लाया कौन था? डलहौजी के द्वारा लाया गया, डलहौजी के द्वारा लाया गया। और व्यापक सिद्धांत ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और पहला बार किसको मिलाया गया था? सतारा को मिलाया गया। कब मिलाया गया था? 1848 में। और इसको समाप्त कौन किया गया? कैनिंग के द्वारा कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट तथा फोर्ट पोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया फोर्ट पोलियो प्रणाली। और ये कब लागू हुआ था? 1861। फोर्ट पोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच में कि लॉर्ड एल्गिन का शासनकाल कब से कब तक रहा? 2 वर्ष का है, 1 वर्ष का, एक ही वर्ष का है, 62 से 63, 1862 से 1863 का हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कि बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? यही एल्गिन के द्वारा, लॉर्ड एल्गिन के द्वारा किया गया था। बताइएगा एल्गिन का मृत्यु कहाँ हो गया? इसका मृत्यु धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हो गया। और 1863 में ये चल बसा यहाँ से। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लॉरेंस इसके बाद आया था, इसका शासनकाल 64 से 69, 1864 से 1869 हो जाएगा। बताइएगा कि भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कब किया था? ये 1865 में किया, 1865 में किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के संबंध में कि लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको शानदार निष्क्रियता, शानदार निष्क्रियता के नाम से भी इसको जाना जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था? ये हेनरी कैंपबेल। ठीक है, हेनरी कैंपबेल के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन कौन किया था? ये लॉरेंस के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। मतलब भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत कब हुआ था? भारत एवं यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत कब हुआ था? ये 1865 में हुआ था। और इसकी भी लॉरेंस के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा मेयो का शासनकाल कब से कब तक रहा है? मेयो का शासनकाल 1869 से 1872 तक रहा, 1869 से 1872 में रहा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, मेयो कॉलेज का स्थापना मेयो जो है कहाँ किया था? कहाँ किया? अजमेर में किया। और कब किया? 1872। देखिए मेयो जो है ना सभी महत्वपूर्ण काम 1872 में किया है। तो जखनी मेयो आएगा हमारे 1872। सही जवाब। देखिए पकड़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पकड़िए। जैसे 1872 में कौन आ गया तो उसका शासनकाल कौन होगा? मेयो होगा। जैसे आज पूछा गया था 1872 पूछे थे ना, तो ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि मेयो द्वारा एक कृषि विभाग का स्थापना कब किया गया? 1872 में किया गया, 1872 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ था और किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। और कब हुआ थे? 1872 ईस्वी में हुआ। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। अगर क्लास अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि बताइएगा लॉर्ड मेयो को जो हत्या कौन कर दिया था? ये देखिए एक मुस्लिम था, शेर अली अफगान, अफगान था, शेर अली अफरीदी था। इसके द्वारा जो मेयो को 1872 में ही मार दिया गया। कहाँ मार गया? इसको अंडमान में मार दिया। ठीक है। और इसको जो है मार दिया गया और जो है चाकू मार के मारा गया था। ठीक है। इसके बाद कौन शासक आया था? गवर्नर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। बताइए नॉर्थ ब्रुक का शासनकाल 1872 से 76, 1872 से 76 तक रहा। बताइए इसके समय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय कहाँ पे भयानक अकाल आया था? ये बंगाल में आया था। बंगाल में भयानक अकाल आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने बड़ोदरा को कौन थे जिसको भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पदच्युत कर मद्रास भेज दिया था? ये महलवार गायकवाड़ को, महलवार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार का आरोप लगा कहाँ भेज दिया? मद्रास भेज दिया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किसने यह घोषणा किया कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है? सही जवाब नॉर्थ ब्रुक ने कहा था। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने घोषणा किया था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कुका आंदोलन किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में। और कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था नेतृत्व? कुका आंदोलन भरत जमाल मल ने किया था ना, राम सिंह कुका के द्वारा किया गया। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। बताइएगा कुका आंदोलन पंजाब में हुआ। सही जवाब है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन इसके बाद आया था, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 76 से 80, 1876 से 1880 रहा था। सही जवाब हो जाएगा।
बताइएगा लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। तो साहित्यकारों में से किस नाम से जाना जाता है इसको, लिटन को? ओवन मेरिडिथ के नाम से किसको जानते हैं? लिटन को, लॉर्ड लिटन को। लिट्टी मत समझिएगा, लिटन है। लिट्टी एक होता है खाने वाला जो आप लोग खाते होंगे शाम में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 77 में। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जो कि पहला दिल्ली दरबार था। और टोटल कितना दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? 3 को किया गया था। तीसरा कब हुआ था? 1911 में। 1911 में हुआ, और उसी में दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा किया गया था, और बिहार राज्य को पृथक करने का भी घोषणा किया गया, और दोनों को 1912 में कर दिया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? ये लिटन के द्वारा लाया गया था। और कब आया था ये? 1878 में आया था। बताइएगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ना, मतलब मुख्य रूप से किस समाचार पत्र पर लगाया गया था? ये सोम प्रकाश पर लगाया गया था। और बताइएगा कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन कौन किया था? ये पायनियर अखबार। जो पायनियर अखबार था क्या, उसका समर्थन कर रहा था। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में था ना, कोई भी आपत्तिजनक अगर चीज छापेगा तो उसका कंपनी को ही जब्त कर लेगा, उसकी संपत्ति सब कुछ। हाँ, कोई वही मतलब आपत्तिजनक, जो भी कोई हमला हुआ है, हिंसा हुआ, अगर वो सब चीज छापता है तो उसका कंपनी को जब्त कर लिया जाएगा। वही नियम था। ठीक है, वही संपत्ति हुआ जब्त करना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय सशस्त्र अधिनियम ये कब आया था? ये 1878 में ही आया था। जो किसके समय लाया गया था? ये लॉर्ड लिटन के द्वारा ही लाया गया। लॉर्ड लिटन के द्वारा ही लाया गया। बहुत अच्छा जवाब है, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा कितना निर्धारित किया था? ये 21 से घटाकर 19 कर दिया। देखिए लॉर्ड लिटन जो था ना, ये 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 19 कर दिया। और इसके बाद फिर लॉर्ड रिपन आया, फिर 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष जो निर्धारित किया गया था, किस वर्ष किया गया था? ये 57 में किया गया, 1857 में किया गया था। और इसको जो है घटाकर जो 22 वर्ष कब कर दिया गया था? ये 1859 में कर दिया गया। और इस 21 वर्ष कब किया गया घटा के? 1866 में। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय का स्थापना कौन किया था? लिटन के द्वारा। लिटन के द्वारा किया गया। देखिए लिटन ने जो है अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय का भी स्थापना किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए रिपन का शासनकाल कब से कब तक था? रिपन। ठीक है, 1880 से 1884 हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कौन कर दिया था? रिपन के द्वारा। और कब किया था? ये 1882 में। देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में आया, और समाप्त कब हो गया? 1882 में समाप्त हो गया। और जो ये रिपन जो था, किसके परामर्श पर इसको समाप्त किया था? ये प्रधानमंत्री गोल्डस्टोन। प्रधानमंत्री गोल्डस्टोन के परामर्श पर क्या किया? इसको समाप्त कर दिया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त कर दिया गया। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि ये जो है सिविल सेवा प्रतियोगिता के लिए आयु कितना किया निर्धारण? 21 वर्ष का। 19 से 21 वर्ष कर दिया गया। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कौन किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। स्थानीय स्वशासन का जनक भी इसको माना जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ था? ये 1881 में। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय में ही शुरू किया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए नियमित जनगणना का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना करवाना ही नियमित जनगणना। बताइए 1881 की जनगणना में किसको नहीं जोड़ा गया था? देखिए दुगो है, हैदराबाद और राजपूताना। हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया। कब? 1881 में नहीं जोड़ा गया था। बताइए भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था। और लगभग कितना परसेंट भाग छूटा था उसमें? 20% भाग छूट गया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा कि प्रथम कारखाना अधिनियम ये कब आया था? 1881। कब आया था? 1881 में आया था। और किसके समय? रिपन के समय में लाया गया था। कई बार पूछा हुआ कि प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था और किसके समय में? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ही लाया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा प्रथम कारखाना अधिनियम में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया? 7 वर्ष से कम बच्चे। और 7 से लेकर 12 वर्ष के श्रमिकों को कितना घंटा काम करने का अनिवार्य किया गया? 9 घंटा कर दिया गया। बताइए प्रथम कारखाना अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है? ये ठीक है, चाय कॉफी और नील। चाय कॉफी और नील पर ये लागू नहीं होता। देखिए क्या कि पेय पदार्थ है, प्रिय चीज है ना, अंग्रेजों का प्रिय चीज था। नील भी प्रिय था, चाय भी प्रिय था, और कॉफी भी। इसमें हाँ वही तो बोले, प्रिय मतलब आवश्यकता है चीज ना, वो पे नहीं लगाया था। इस पे करवाओ जिससे करवाना है काम, कोई दिक्कत नहीं उसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लॉर्ड रिपन के समय में शैक्षिक सुधारकों अंतर्गत जो है ना किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था? ये विलियम हंटर आयोग का स्थापना किया गया था। और हंटर आयोग पूछा गया, कितना बार भी पूछा गया कि हंटर आयोग गठन कब किया गया? ये
ये 1882 में 3 फरवरी 1882 गठन किया गया। और हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से संबंधित हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। और बताइए हंटर आयोग जो है किस शिक्षा पर बल दिया था? ये व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? ये इल्बर्ट बिल विधेयक 1883 में आया, 2 फरवरी 1883 को। इल्बर्ट बिल विधेयक कब आया? 2 फरवरी 1883 के समय में आया था। बताइए अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में एक विद्रोह किया गया था। उस विद्रोह को क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह कहते हैं। ठीक है, श्वेत विद्रोह कहते हैं। बताइए लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक का संज्ञा कौन दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ना, रिपन को क्या कहता? भारत का उद्धारक का संज्ञा दिया था। और इसके बाद आ गया लॉर्ड डफरिन का शासनकाल। तो बताइएगा लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब से कब तक रहा था? आप लोग बता दीजिएगा। 84 से 88। ठीक है, 1884 से 1888 तक हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। लाइट कट चुका है, कोई बात नहीं, लाइट पे ध्यान नहीं देना है, क्लास पे सिर्फ ध्यान देना है और सुनते रहना क्यूज को। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 से 88 में। 1885 से 88 में। लाइट लाइए ना गोपाल जी, ऊपर में होगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, ये जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? ये डफरिन के समय में हुआ था। डफरिन के समय में हुआ था। तो दोस्तों हिस्ट्री का सभी प्रश्न करवा दिया कि आप चल रहे हैं हम लोग बायोलॉजी की ओर, बायोलॉजी कर रहे हैं, ज्योग्राफी की ओर। बताइए अगला क्वेश्चन है कि नल्ला मलाई कहाँ है? नल्ला मलाई कहाँ? तमिलनाडु नहीं, नल्ला मलाई पूछे। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ये पहाड़ी है। बताइए पालकोंडा और बेलीकोंडा, ये पहाड़ी कहाँ पड़ता है? ये भी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कि पंचमलाई पहाड़ी कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में। पंचमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा शिवालय का पहाड़ी कहाँ पड़ता है? ये भी तमिलनाडु। पंचमलाई और शिवालय कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु। और एक नल्ला मलाई ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा पूर्वी घाट का जो है ना निर्माण किस काल के चट्टान से हुआ है? कैरेबियन काल का। और किस चट्टान से हुआ है? बलित पर्वत के रूप में। और इसका कुरप्पा भूषणित के आधार पर हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ठीक है, जिंदागढ़ा हो जाएगा, जो 1690 मीटर ऊंचा है। और ये कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पूर्वी घाट का दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? आगे लाइट ना देखिए, सुनिएगा फिर से बता रहे हैं कि पूर्वी घाट का दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अरमाकोंडा हो जाएगा। अरमाकोंडा जो कि ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसका ऊंचाई है 1680। और पहला का कितना था ऊंचाई? 1690 था। जो कौन था? जिंदागढ़ा हो जाएगा। बताइए 1690 होगा और 1680 दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि पूर्वी घाट का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन होगा? महेंद्रगिरी। और इसका ऊंचाई 1501 मीटर है। देखिए किसी स्रोत में महेंद्रगिरी को सबसे ऊंचा चोटी मान लिया गया, लेकिन जिंदागढ़ा याद रखिएगा ये सबसे ऊंची चोटी है। अरमाकोंडा, उसके बाद महेंद्रगिरी। क्रम में कभी पूछ सकता है। तो जिंदागढ़ा, अरमाकोंडा, उसके बाद महेंद्रगिरी। और इसका ऊंचाई में 1690, 1680 और 1501 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी ढाल पर चंदन की जंगल पाया जाता है? ये जवारी की पहाड़ी। जवारी की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ऐसे पूछेगा जवारी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट में जो है ना, पूर्वी घाट किस खदान ज्यादा मिलती है? किसकी खदान? कोयला खदान मिलती है। कोयला खदान ज्यादातर मिलती है। बताइए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी पाई जाती है, उसका नाम क्या होगा? जेर्डन कोर्सर। जेर्डन कोर्सर नाम हो जाएगा उसका। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि बताइए कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। सही जवाब है, कोरोमंडल का तट कहते हैं। और पता है कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? देखिए कृष्णा से गोदावरी को गोलकुंडा तट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गोलकुंडा कहते हैं। और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब आप सभी के बीच में आ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कुछ बंदरगाह है, बताइए कहाँ पे है? पारादीप बंदरगाह कहाँ पड़ता है? ये ओडिशा में पड़ता है। सही जवाब। कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है दरोगा का ही है
कि कोलकाता बंदरगाह को भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? हुगली बंदरगाह का। ये पिछला लोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हुगली बंदरगाह का हो जाएगा। ठीक है, बताइए विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि किस राज्य में जो 3 गो बंदरगाह है? तमिलनाडु में हो जाएगा। तमिलनाडु में 3 गो बंदरगाह हो जाएगा। देखो चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नोर, ये तीनों कहाँ पे है? ये तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए विशाखापट्टनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे है? ये डॉल्फिनोज पहाड़ी के पीछे कौन है? विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, मतलब पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगून है, मतलब पुलिकट कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। पुलिकट चेन्नई में है। ठीक है, और चिलिका कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा पुरी में पड़ता है। और कोलेरू आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितना द्वीप समूह है? 2 द्वीप समूह है। कौन कौन हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। वाह वाह विनोद जी, बहुत दिनों बाद बता रहे हैं, क्या बात है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और इसके बाद लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? ये अरब सागर में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब, कितना खतरनाक जवाब आ रहा है आप लोग का आज। इसी तरह जवाब आएगा 10 दिन बाद ही, देखिए और अच्छा जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप में कितना छोटा द्वीप है? 247 छोटा द्वीप है। और बताइएगा निकोबार द्वीप में कितना द्वीप है? 19 को द्वीप है। निकोबार में 19 द्वीप हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और 36 द्वीप है, लक्षद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, आप सभी के बीच में है, खतरनाक सा क्वेश्चन। बताइएगा कि जो इतना द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप में, वास्तव में समुद्र में डूबे हुए, ये क्या है? ये पर्वतमाला है। एक पर्वतमाला जो समुद्र में डूबा हुआ, उसी को क्या बनाया? द्वीप के नाम से जानते हैं आप। बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा हो जाएगा? लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? लैंडफॉल द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है? सबसे उत्तरी द्वीप हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है कहाँ पर, कौन सी है ये? देखिए पोर्ट ब्लेयर था, इसका नाम चेंज हो गया, क्या बन गया? श्री विजयपुरम पड़ गया। बताइए ये जो पोर्ट ब्लेयर है किस अंडमान में पड़ता है? दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब, दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, उसको किस नाम से जानते हैं हम? गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि इसको, इस पर जो है ना गंगा, यहाँ पे जो है ना अभी किस नाम का एक नया द्वीप बनाया गया? न्यूमोर नाम। और पूछता न्यूमोर द्वीप कहाँ पड़ता है? कई बार पूछा, कहाँ पड़ता है? बंगाल के खाड़ी में पड़ता है न्यूमोर द्वीप। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? ये लैंडफॉल द्वीप है। बताइए लैंडफॉल द्वीप जो है ना, यहाँ पे कौन सा जनजाति रहता है? कारी जनजाति। कौन सा जनजाति? कारी जनजाति रहता है लैंडफॉल द्वीप पर। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है, उसमें कौन सा वन पाया जाता है? मैग्रोव वन, या सुंदरी भी कहा जाता है। सुंदरी के नाम पर ही सुंदरबन नाम पड़ा है। तो मैग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन है? माजुली है। और माजुली कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। और माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश कहाँ करता है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसको? दिहांग कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? सैंडल पीक है। और इसका ऊंचाई कितना है? 738 मीटर। कितना है? 738 मीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा सैंडल पीक किस अंडमान में है? ये उत्तरी अंडमान में पड़ता है। सही जवाब है। बताइए माउंट थुलियर ये किस अंडमान में है? ग्रेट माउंट थुलियर कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। बताइए माउंट थुलियर का ऊंचाई कितना है? 642 मीटर हो जाएगा। बताइएगा माउंट डियोवाली ये किस अंडमान में है? मध्य अंडमान। माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में, और इसका ऊंचाई 515 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बताइएगा, माउंट कोएबो और माउंट हेरियट ये किस द्वीप में है? ये दोनों दक्षिणी अंडमान पड़ता है। बताइए माउंट कोएबो का ऊंचाई 460, माउंट कोएबो का ऊंचाई 460 और माउंट हेरियट का 450 मीटर में हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रशासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? ये अंडमान पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, जो दक्षिणी अंडमान पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अंडमान पड़ता है। बताइए श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश पड़ता है। ठीक है, बताइएगा कि 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मालदीव को मिनीकॉस, और 9 डिग्री कवारती को मिनीकॉस जोड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में बताइएगा 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? अंडमान को निकोबार से। अंडमान को निकोबार से जोड़ता है। सही जवाब बताइएगा कि सुमात्रा और निकोबार को कौन जोड़ता है?
ग्रेट चैनल, ग्रैंड चैनल हो जाएगा। बताइएगा पाक स्टेट किसके बीच में पड़ता है? भारत एवं श्रीलंका के भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, जो भारत में पड़ता है तमिलनाडु। मतलब डुक्कन पास ये किसके बीच में पड़ता है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान क्या करता है? दक्कन पास अलग करता है। बताइएगा कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से कौन अलग करता है? कोको स्टेट ही करता है, कोको स्टेट के द्वारा ही किया जाता है। बताइए पाक की खाड़ी किसके बीच में पड़ता है? ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पड़ता है। मन्नार खाड़ी ये भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य में कौन सा सागर स्थित है? ये लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर हो जाएगा। बताइए मन्नार के खाड़ी को पाक के खाड़ी से कौन जोड़ता है? सेतु समुद्र परियोजना, सेतु समुद्र परियोजना। पता है व्हीलर द्वीप जो है ये कहाँ पड़ता है? ये ओडिशा में पड़ता है। बताइएगा व्हीलर द्वीप का नाम चेंज किया गया, क्या नाम है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। बहुत अच्छा जवाब है। अब बताइएगा ये जो व्हीलर द्वीप है किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ये ब्राह्मणी नदी, व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है और इसका नाम जो क्या रखा गया अभी? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। बहुत अच्छा जवाब है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पंबन द्वीप ये कहाँ पड़ता है? ये मन्नार खाड़ी, मन्नार खाड़ी ये पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। और मन्नार खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। बताइएगा जो इस किसका भाग है पंबन द्वीप? ये एडम ब्रिज, राम सेतु का ये भाग हो जाएगा, एडम्स ब्रिज हो जाएगा। आदम का पुल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, भारत का जो है ना दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? जो ठीक है बैरन और नारकोंडम द्वीप है। बताइएगा बैरन द्वीप जो है कैसा ज्वालामुखी है? ये सक्रिय है और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा, ठीक है। बताइए बैरन द्वीप जो है कहाँ पड़ता है? निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में है, सही जवाब हो जाएगा। और बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह जो है ये कहाँ पड़ता है? ये अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप में कितना द्वीप है? 36 द्वीप है, 36 द्वीप हो जाएगा। बताइएगा कि लक्षद्वीप में कितना द्वीप पर आबादी है? 11 द्वीप पर, 11 ही द्वीप पर आबादी हो जाएगा। बताइएगा कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑनट्रेट, ठीक है ऑनट्रेट, ऑनट्रेट हो जाएगा। ऑनट्रेट जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल कितना है? 4.90 वर्ग किलोमीटर में। बताइएगा इसका दूसरा लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? मिनिका हो जाएगा और मिनिका का क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। मतलब पिटली द्वीप ये कितना बार पूछा हुआ है, कहाँ पड़ता है? ये लक्षद्वीप पड़ता है। और पिटली द्वीप पर मानव निवास करता है नहीं करता है? नहीं करता। और यहाँ पे कैसा अभ्यारण्य? एक पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है। बताइएगा लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप जहाँ पे हवाई अड्डा है वो कौन सा हो जाएगा? ये अगाती, अगाती है, अगाती। लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप जहाँ पे हवाई अड्डा अगाती द्वीप हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। लक्षद्वीप समूह को दो भागों में कौन सा चैनल बांटता है? 11 डिग्री चैनल बांटता है, 11 डिग्री चैनल बांटता है। पता है लक्षद्वीप समूह में जो है ना कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। बताइएगा कि मिनिका में, मिनिका द्वीप वहां पे कौन सा भाषा? महल भाषा बोला जाता है। बताइए महल जो है ना कहाँ की भाषा? ये मालदीव की भाषा। और महल भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवी लिपि में, देवी लिपि की भाषा। और ये मालदीव की भाषा है महल भाषा, जो कि लक्षद्वीप के मिनिका में बोला जाता है इसको। और बाद में सभी जगह पे मलयालम बोला जाता है। और मलयालम कहाँ की भाषा है? ये केरल राज्य की भाषा हो जाएगा, राजभाषा। तो सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ज्योग्राफी का भी जो भी सभी प्रश्न बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब चल रहे लुसेंट में ही आप लोग के बीच इकोनॉमिक्स का प्रश्न दिया गया था, इकोनॉमिक्स को भी देख लेते हैं। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुद्रा संस्फीति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुद्रा संस्फीति। बताइएगा मुद्रा संस्फीति का प्रयोग किससे छुटकारा पाने के लिए करते हैं? इसको मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए करते हैं। जब भी कोई भी चीज का वस्तु का मूल्य अगर बढ़ गया तो क्या होता है? मंदी उस समय आ जाता है। और मंदी जखनी आ गया तो क्या होगा? वहां पे सामान कम खरीदेगा। इसके लिए मुद्रा संस्फीति लाया जाता है उसको ठीक करने के लिए। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कौन जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तरों में हुई कमी है? ये मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। ये मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। बताइए अपस्फीति मुख्य रूप से है ना किसमें परिवर्तन के कारण होता है? ये आपूर्ति और मांग में, आपूर्ति और मांग में परिवर्तन कारण क्या आता है? अपस्फीति आता है। बताइए अपस्फीति सामान्यतः जो है किससे संबंधित है? ये अधिक बेरोजगारी से, अधिक बेरोजगारी से संबंधित हो जाएगा। बताइए अपस्फीति मुद्रा के मूल्य में क्या करता है? वृद्धि कर देता है। मुद्रा के मूल्य में करता है वृद्धि कर देता है। और कोई भी सामान क्या था अधिक मुद्रा में मिलने लगता है। इस कारण मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करता है मुद्रा, ठीक है, तो फिर कम मान में मिलने लगता है। जैसे कोई भी चीज 5 रुपए में मिल रहा है वो आपको 2 रुपए में मिल जाएगा, तो मुद्रा का मान में क्या वृद्धि हो गया। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि मुद्रास्फीति का विपरीत रूप क्या होता है? अपस्फीति होता है। अपस्फीति हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताएगा अपस्फीति समय के साथ जो है किसमें परिवर्तन दर को दर्शाता है? ये मुद्रास्फीति के परिवर्तन के दर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? इसको लोरेंज वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोरेंज वक्र कहा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, आय का संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की संख्या माप किससे की जाती है? इसको गिनी गुणांक से किया जाता है। गिनी गुणांक से किया जाता है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता भी उतना क्या होगा? अधिक होते जाएगा, उसका उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। बताइए किसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है तथा बाद में आय की वृद्धि के साथ आय वितरण की विषमता कम होने लगती है? ये कुजनेट्स वक्र के, कुजनेट्स के नियम के अनुसार। बताइएगा कुजनेट्स जो है ना ये कैसा प्रदर्शित करता है? ये उल्टा यू आकार का होता है। उल्टा यू आकार का ये होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत कौन दिया था? दादाभाई नौरोजी दिया था। दादाभाई नौरोजी के द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, डार्विन। हाँ, साइंस में डार्विन दिया गया, हम डार्विन मार देते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन है गरीबी का दुष्कर्म दृष्टिकोण का सिद्धांत ये कौन दिया था? रेगनर नर्कस। और बताइए अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा प्लानिंग एंड द पुअर ये सिद्धांत कौन दिया था? बीएस मिनहास के द्वारा दिया गया था। सही जवाब बताइएगा प्रबल धक्का सिद्धांत ये कौन दिया था? रोजस्टिन रोड के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन ये सिद्धांत कौन दिया था? बुर्नार्ड मिडल के द्वारा दिया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इस सिद्धांत कौन दिया था? ये रोस्टोव के द्वारा दिया गया था। बताइएगा भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत कौन दिया था? एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। एडम स्मिथ। बताइएगा बैकर का सिद्धांत कौन दिया? बैकर का सिद्धांत कौन दिया? केल्डार के द्वारा दिया गया। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन है टोबिन कर का सिद्धांत कौन दिया? जेम्स टोबिन के द्वारा दिया। जेम्स टोबिन के द्वारा ही दिया गया। बताइएगा न्यूनतम त्याग का सिद्धांत कौन दिया था? ये जेएस मिल। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जेएस मिल के द्वारा दिया गया था। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके बीच में जीरो बेस्ड बजटिंग ये सिद्धांत कौन दिया था? पीटर पायर के द्वारा दिया गया। बताइए कर दे क्षमता का सिद्धांत कौन दिया था? ये क्लार्क के द्वारा दिया गया। बताइए कार्यात्मक वित्त सिद्धांत का सिद्धांत कौन दिया था? ये एपी लर्नर के द्वारा दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत ये कौन दिया था? ये जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा दिया गया। तो इकोनॉमिक्स का भी जो भी प्रश्न बनना था अच्छा सभी करवा दिया गया। अब चल रहे हैं हम लोग विविध की ओर। बताएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। कल भी हुआ था, इसमें स्पीडी में दिया गया था। बताइए यूके का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। और ईरान का क्या हो जाएगा? ईरान का भी गुलाब का फूल। यूके और ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल हो जाएगा। और इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लिली और बांग्लादेश का वाटर लिली हो जाएगा। बताइए रूस का प्रतीक चिन्ह क्या राष्ट्रीय चिन्ह? डबल हेडेड ईगल हो जाएगा। सही जवाब बताएगा मैकमोहन रेखा किस देश के बीच में है? भारत चीन के बीच में। और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में। और एक डुरंट रेखा ये किसके बीच में है? भारत अफगानिस्तान में था लेकिन अब है भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान अब हो गया है जब बंटवारा के बाद। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में हो जाएगा। और मैगिनोट रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस। देखिए मैगिनोट रेखा जर्मनी फ्रांस और हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए 38वीं समांतर रेखा ये किसके बीच में है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन है? 38वीं समांतर रेखा हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए एक है 49वीं समांतर रेखा ये किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा। सही है, यूएसए और कनाडा के बीच में। बताइए मेनरहीम रेखा किसके बीच में है? रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। सही जवाब है। बताइए डुरंट रेखा अभी तो बोले हैं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। बताइए झुकी हुई मीनार कहाँ है? इटली पिसा में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है क्रेमलिन ये कहाँ पड़ता है? मॉस्को रूस में पड़ता है। बताइए ग्रेट वॉल ये कहाँ है? उत्तरी चीन यानी कि चीन पड़ता है। इंपीरियल पैलेस ये कहाँ पड़ता है? टोक्यो जापान। ठीक है। बताइए पार्थेनॉन ये कहाँ पड़ता है? एथेंस यूनान में पड़ता है। सही जवाब। पिरामिड कहाँ पड़ता है? गिजा मिस्र में पड़ता है। बताइए पवन चक्की ये कहाँ पड़ता है? किंडर डिस्क डेनमार्क पड़ता है। ताजमहल ये कहाँ है? आगरा पड़ता है। कहाँ? भारत में पड़ता है। बताइए पोर्टला पैलेस ये कहाँ है? लहासा तिब्बत में पड़ता है यानी चीन में ही आता है। बताइए एफिल टावर कहाँ पड़ता है? पेरिस फ्रांस में। पवन चक्की
किंडर डेनमार्क। ठीक है, सही जवाब है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाता है जहां पर समान लवण पाए जाते हैं, क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। देखिए, इसको हिंदी में समलवण रेखा और इंग्लिश में कहते हैं आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन, देखिए इसको बता देते हैं। समुद्र में क्या होता है, लोग हिल जाता है, तो इसलिए लिखेगा हेलाइन, समुद्र हेलाइन। देखिए पानी में हिलने का काम कर देना, समुद्र समान क्या मानते हैं, हेलाइन, आइसोहेलाइन। याद रखिए, हिलने से हेलाइन याद रखेगा, याद रखने का तरीका याद रखिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये समदाब रेखा या फिर आइसोबार। आइसोबार हो जाएगा, इंग्लिश में आइसोबार, हिंदी में समदाब रेखा हो जाएगा। बताइएगा, समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली क्या कहते हैं इसको? गहराई को आइसोबाथ, क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा। और इसको हिंदी में समगहरी, हिंदी में तो नाम में पड़ दिया है, समगहरी रेखा हो जाएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? आइसोपेल्थ। आइसोपेल्थ कहते हैं उसको, यानी समान रेखा कहते हैं, समान रेखा कहा जाता है उसको। बताइए, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों पर मिलती है, उसे कहते हैं आइसोहेल का, समधूप या आइसोहेल कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा क्या कहलाती है? ये आइसोथर्म या फिर समताप रेखा, आइसोथर्म या समताप रेखा। तो दोस्तों, आज का जो भी करंट लुसेंट का होमवर्क दिया गया सभी करवा दिया गया। अब आप सभी के बीच में चल रहे हैं, जो भी दृष्टि से दिया गया था क्विक बुक से साइंस, उसको लेकर आए हैं, तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा, उच्च वेग मापने में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? मैक का प्रयोग करते हैं, मैक हो जाएगा। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य किससे मापते हैं? एंगस्ट्रम से मापा जाता है। सही जवाब है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी का हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा, दाब कैसी राशि है? ये दाब एक अदिश राशि हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा, आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, सही जवाब है। बताइएगा, एक डाइन बराबर सीजीएस पद्धति में कितना होगा? 10 के पावर -5 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। बताइए, दाब की मात्रक क्या होगा? पास्कल। दूसरा मात्रक न्यूटन पर मीटर। देखिए, एक होता है पास्कल, एक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में होगा, ध्यान रखिएगा। और बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रोहिलियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। बताइएगा, थर्म किसका मात्रक है? ये उष्मा का मात्रक हो जाएगा, बहुत ही अच्छा जवाब है। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ताप विद्युत उत्तमापी का प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च की बात कर रहे हैं। बताइए, हर्ट्ज मापने में किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? तरंग की आवृत्ति का मापा जाता है। ठीक है, सही जवाब है। बताइएगा। बताइए, सेंटीग्रेड किसका इकाई है? ये आपका उष्मा की हो जाएगी, उष्मा की। एक्स किरण का खोज कौन किया था? रोएंटजन के द्वारा किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए, प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये दूरी का है। देखिए, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो एक दूरी का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, पार्सेक जन ये किसका मात्रक है? ये भी दूरी का मात्रक हो जाएगा। बताइए, रक्त दबाव नापने में किसका प्रयोग करते हैं? स्फेग्नोमैग्नेटोमीटर। और हृदय की धड़कन सुनने में किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा जवाब है। बताइए, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी का हो जाएगा। बताइए, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइए, एक पिकोग्राम में कितना होता है? 10 के पावर -12 ग्राम, 10 का पावर -12 ग्राम होगा, सही जवाब है। बताइए, वायुमंडल दबाव को किससे मापते हैं? बार। वायुमंडल दबाव को बार से मापा जाता है। बताइएगा, तेल के एक बैरल कितना लीटर का होता है? 159 लीटर का होता है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगा? फर्मी मीटर। ठीक है, लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। देखिए, लंबाई का न्यूनतम इकाई, सबसे छोटा इकाई कौन होगा? फर्मी मीटर हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा वाला बोल ना, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, बड़ा मीटर हो जाएगा, देख लेते हैं, ऑप्शन के अनुसार देना होगा। और न्यूनतम इसमें फर्मी मीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा, मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापने में करते हैं? गैसों का दाब मापते हैं, मैनोमीटर से मापा जाता है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि धारा मापने किससे मापते हैं? धारा
अमीटर से मापा जाता है, अमीटर से मापते हैं। बताइए भार किससे मापा जाता है? भार स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला से भार को मापा जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्न तापमान बताना है आपको। एल्कोहल थर्मामीटर, निम्न तापमान को एल्कोहल थर्मामीटर से मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्यूसेक में क्या मापते हैं हम? जल का बहाव को मापा जाता है। ठीक है। बताइएगा ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं? ये डॉप्सन से मापा जाता है। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइएगा महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग? सोनार का प्रयोग करते हैं। बताइए ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से। ध्वनि का तीव्रता ऑडियोमीटर से मापा जाता है। बताइएगा पायरोमीटर किसके मापने वाला प्रयोग है? ये उच्च ताप, और कितना से अधिक मापता है? ये 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक को मापता है। बताइएगा एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? पवन का वेग यानी गति। ठीक है, वेग हो जाएगा। बताइए त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा वाट, ये किसका मात्रक है? वाट शक्ति का मात्रक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि जहाज के चाल की माप किससे करते हैं हम लोग? नॉट से करते हैं। और नौचालन में परित दूरी की इकाई क्या होगा? नॉटिकल मील हो जाएगा, नॉटिकल मील हो जाएगा। ठीक है। बताइए वायुमंडल दबाव को मापते हैं किससे हम लोग? ठीक है, वायुमंडल दबाव को आप लोग मापते हैं। ठीक है, बैरोग्राफ से मापते हैं। मीटर या ग्राफ वही हुआ। तो फिजिक्स का जो भी दिया गया था सबको करवा दिया गया। अब चलने हम लोग ज्योग्राफी, अच्छा बायोलॉजी दिया गया था, इससे बायोलॉजी को भी देख लेते हैं। ये था ना? हाँ ये है। बताइए टाइफाइड, हैजा और डायरिया किस मक्खी से फैलता है? ये घरेलू मक्खी से फैलता है। घरेलू, देखिए टाइफाइड, हैजा और डायरिया ये सभी घरों घरों देखने को मिलता है, इसलिए घरेलू मक्खी से फैलता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ब्यूबेनिक प्लेग, प्लेग किससे फैलता है? ये जो रेड फली से, रेड फली से फैलता है। रेड फली मक्खी से, मक्खी बताना है किस मक्खी से फैलता है। और प्लेग जन चूहा से फैलता है। और यहाँ पे ब्यूबेनिक प्लेग पूछे हैं तो ये किससे फैलता है? रेड फली से फैलता है, रेड फली मक्खी से। पता है कालाजार किस मक्खी से फैलता है? ये कालाजार सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी से होता है। और स्लीपिंग सिकनेस रोग ये सीसी मक्खी से हो जाएगा। सही जवाब है। और मलेरिया, डेंगू ये सब किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। एंडीज, एनाफ्लीज, एंडीज होता है ना? एनाफ्लीज, हाँ मांडा एनाफ्लीज। और टाइफाइड बुखार ये किससे फैलता है? बेड बग। और बेड बग का मतलब पता क्या होता है? खटमल होता है। खटमल को बेड बग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा? मोलस्का हो जाएगा। और पहला सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है, दूसरा मोलस्का हो जाएगा। बताइए घोंघा, सिपिया ये सब किस संघ में आता है? मोलस्का संघ में ही आता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मोलस्का संघ का शरीर कोमल होता है और इसका जो शरीर है ना किसके द्वारा ढका रहता है? ये कठोर कैल्शियम कवच से, कठोर कैल्शियम कवच से ढका। देखते होंगे घोंघा देखते होंगे, ढका रहता है, कैल्शियम कवच से ढका रहता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मोलस्का संघ में कैसा संवहन तंत्र पाया जाता है? खुला संवहन तंत्र। मोलस्का संघ में कौन सा संवहन तंत्र है? खुला संवहन तंत्र पाया जाता है। बताइएगा कि मोलस्का संघ में मुंह में जब भोजन है तो क्या पाई जाती है? भोजन के लिए रेती जीवा पाया जाता है। जो भोजन क्या करता है? भोजन को घिसने का कार्य करता है, रेती जीवा के द्वारा होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मोलस्का संघ में नर और मादा क्या होता है? ये अलग अलग होता है और अलग अलग होता है। और ये जो है क्या बच्चे को जन्म देता है अंडा देता है मोलस्का वाला, ये अंडा को देता है। सही जवाब हो जाएगा। अभी बताइए पूछे कि पायला, घोंघा ये सब किस संघ में आता है? मोलस्का संघ में आता है। ऑक्टोपस भी मोलस्का संघ की हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डी से बना अंतःकंकाल होता है? इकाइनोडर्मेटा संघ। इकाइनोडर्मेटा संघ में क्या था? कैल्शियम युक्त हड्डी का बना अंतःकंकाल पाया जाता है। बताइएगा ये जो है इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव कहाँ निवास करते हैं? ये समुद्री जीव हो जाएंगे। ये समुद्री जीव है। और इसमें अंग तंत्र का संगठन होता है या नहीं होता है? होता है। इसमें अंग तंत्र का संगठन हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसमें उत्सर्जन किससे होता है? उत्सर्जन तंत्र का इसमें अभाव होता है। इसमें उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा कि इकाइनोडर्मेटा संघ का जो है ना विशेषता क्या है? इसका जल संवहन तंत्र। जल संवहन तंत्र जो है इकाइनोडर्मेटा संघ का एक विशेषता हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, तारामीन जो है किस संघ का है जीव है? ये इकाइनोडर्मेटा संघ का ही जीव हो जाएगा, तारामीन हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि देखो हेमिकॉर्डेटा, ये हेमिकॉर्डेटा कहाँ पाया जाता है? ये भी समुद्री जीव हो जाएगा। और इसको सामान्यतः क्या कहते हैं? इसमें कृमि से, कृमि के समान होता है। ये हेमिकॉर्डेटा कृमि के समान होता है।
बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि हेमिकॉर्डेटा का शरीर जो है ना कैसा होता है, शरीर बेलनाकार होता है, बेलनाकार हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और इसका क्या है, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, ये किसका उदाहरण है, किस संघ का है, ये हेमिकॉर्डेटा संघ में ही आता है। बताइए कॉर्डेटा संघ को कितने संघ में विभाजित किया गया, 3 में विभाजित किया। कॉर्डेटा संघ को 3 उपसंघ में विभाजित किया गया। कौन कौन हो जाएगा इसमें, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, उसके बाद कशेरुकी, इन तीनों में विभाजित किया गया है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, किस संघ में होता है, किस उपसंघ में, यूरोकॉर्डेटा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि सिर्फ भ्रूण अवस्था के समय नेटोकॉर्ड उपस्थित रहता है, ये किस उपसंघ में, कशेरुकी में हो जाएगा। बताइएगा वयस्क होने पर जो है यह नोटोकॉर्ड एक अस्थिर या उपस्थित मेरुदंड में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसको बैकबोन कहा जाता है, उसे बैकबोन कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यूरोकॉर्डेटा एवं सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा मत्स्य वर्ग का हृदय कितने चैम्बर का बना होता है, 2 वर्ग का बना होता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि वायु कोश जो है ना मत्स्य वर्ग को 2 वर्ग में विभाजित किया गया, कौन कौन हो जाएगा, कॉन्ड्रिकथिज हो जाएगा, एगो ऑस्टिकथिज हो जाएगा, कॉन्ड्रिकथिज एगो ऑस्टिकथिज में विभाजित किया गया, इसी का भाग हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि वायु कॉन्ड्रिकथिज वर्ग में जो है ना वायु कोश का बतास्य की अनुपस्थिति के कारण इसे डूबने से बचने के लिए क्या करते हैं, ये जीव, वहां के जीव लगातार तैरते रहते हैं, लगातार वो जीव तैरते रहते हैं। बताएगा कि ऑस्टियोकथिज वर्ग का जीव ये कहाँ किस प्रकार का होते हैं, ये लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जगह पे पाया जाता है। ये बताएगा कि मत्स्य वर्ग के जीव कैसे होते हैं, कैसे असंपाती या संपाती होते हैं, असंपाती होते हैं। बताएगा अगला क्वेश्चन है कॉड एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्या है, ये समुद्री मछली हो जाएगा, समुद्री मछली हो जाएगा, ठीक है। बताइए डॉग फिश को क्या कहते हैं हम लोग, किस नाम से जाना जाता है, स्पेनोज शार्क, स्पेनोज शार्क। पूछेगा कि स्पेनोज शार्क किसे कहा जाता है, तो डॉग फिश को कहा जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी का बनना था सभी को करवा दिया गया। अब आप सभी के बीच में सार संग्रह लेकर आए, देख सकते हैं जो महेश बर्नवाल का है, एनसीईआरटी बेस्ड 6 से लेकर 12 क्लास तक का सभी 1 लाइनर के रूप में दिया गया है। तो वहीं से चल रहे हैं आप सभी के बीच में, किधर बहुत इधर निकाल दे उल्टा पे, अच्छा ये होगा। तो चलते हैं आप सभी के बीच में आ चुके हैं, तो आप सभी के बीच में आ चुके हैं आज नागरिकता को लेकर। नागरिकता हम सभी कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। बताइएगा भारत में नागरिकता प्राप्त करने का कितना प्रकार है, 5 प्रकार हो जाएगा, सही जवाब है। देखिए 5 प्रकार का नाम बता दे रहे हैं। एक है जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा से हो जाएगा। आप लोग बताइए किस राज्य को जो है भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता प्रदान किया गया है, राज्य पूछे हैं तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम पहले अपना देश का हिस्सा नहीं था, उसको 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया और उसको क्या किया, नागरिकता प्रदान किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत की नागरिकता कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। बताइएगा भारत जो है ना एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद तुरंत करवा देंगे अभी। बताइए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, किस देश का है ये तीनों, देखिए हाँ देखिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऐसे याद रखिए बाप, BAP बाप का भारत है, इस तीनों का बाप कौन है, भारत है। इस तीनों का जन्म में भारत से हुआ है। तो इन तीनों का जो भी है, इस तीनों का जो भी अल्पसंख्यक है वहाँ के अल्पसंख्यक, उसको नागरिकता भारत देगी, यही कहा गया है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ के अल्पसंख्यक को देने की बात कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, 7 वर्ष। अगर आप लोग भारत से बाहर लगातार 7 वर्ष तक रहते हैं तो आपका नागरिकता क्या होगा, समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप 7 वर्ष तक गए, अगर आते जाते रहिएगा तो नहीं समाप्त होगा, और सिर्फ 7 वर्ष आप उधर लटक जाइएगा तो आपको भी लटका दिया जाएगा। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन बताइएगा तो प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है, 2 वर्ष के समय अंतराल पर। और ये कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन मेरे सेट में पूछा हुआ था 3 तारीख वाले में। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि ये जो है 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था,
किस समिति की सिफारिश पर ये एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर ये मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्रदान किया गया किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 5 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा पाकिस्तान से भारत आए प्रव्रजन को व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान किया गया किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 6 को तहत। बताइएगा पहले जो है ना भारत से पाकिस्तान गए और फिर पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आए व्यक्ति को नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 7 के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के उन लोगों को नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर रहते हैं उसको किस अनुच्छेद तहत दिया जाता है? यानी कि एनआरआई को भाग अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 8 के तहत दिया जाता है। देखिए ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है लेकिन भारत से बाहर आता है, एनआरआई वगैरह हो गया, इस सभी को अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता दिया जाता है। बताइएगा कि जिस व्यक्ति, अगला क्वेश्चन बताइएगा अगर कोई व्यक्ति विदेश का नागरिकता ले लेता है तो उसका नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगा किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है सटता तो गया, अगर किसी दूसरा देश का नागरिकता लिया तो भारत का उसका गया, अनुच्छेद 9 के तहत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा नागरिकता संबंधी अधिकार की निरंतरता ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 9 में होगा, 10 अनुच्छेद 10 में होगा। ठीक है, अनुच्छेद 10 हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि नागरिक संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया गया किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 11 में, ये अनुच्छेद 11 में हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि एल.एम. सिंघवी समिति ने कितना स्तरीय जो है नागरिकता का बात किया है? दोहरी नागरिकता का बात किया था। बताइएगा कि अमेरिका का नागरिकता कैसा मिलता है? दोहरी नागरिकता वाला देश है अमेरिका। आप लोग बता दीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। धन जमा करने से कुछ नहीं होता है। भूमि अर्जन देगा तो उसको नागरिकता दे देंगे, धन तो ऐसे कमा लेंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पीआईओ को जो कि कार्ड धारक भारत में क्या नहीं खरीद सकता? ये कृषि वाला जमीन नहीं खरीद सकता, कृषि जमीन नहीं खरीद सकता। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा एनआरआई जो होता है, एनआरआई को वोट देने का अधिकार होता है या नहीं होता है? होता है। एनआरआई वोट दे सकता है, एनआरआई दे सकता है। और पीआईओ को भारतीय मूल का व्यक्ति होता है, इसको नहीं दिया। देखिए भारतीय मूल का व्यक्ति होता है जो दूसरे देश में रहता है, जन्म अपना भारत में होगा और कहीं और रहा है, उसको भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। इसका नागरिकता नहीं होता यहाँ का, तो वो क्या कहा जाता है? वो मतलब वोट नहीं दे सकता है। और एक ओसीआई ओवरसीज नागरिकता होता है, ये भी वोट नहीं दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था सभी को देख लिया गया। अब चल रहे हैं हम लोग, ज्योग्राफी दिया गया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छा है जो ब्रह्मांड का चल रहा है, ब्रह्मांड चैप्टर, यहाँ से आप लोग देखते हैं कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जानते हैं हम लोग? हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। बताइए बृहस्पति का बलय किस पदार्थ का बना है? सिलिकेट का बना हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होता है तो दूसरा पूर्णिमा क्या कहते हैं? ब्लू मून कहा जाता है। सही जवाब है, ब्लू मून कहा जाता है। तो टाइटन किसका उपग्रह है? ये शनि का ग्रह उपग्रह हो जाएगा। बताइए सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहता है? नेमेसिस को सूर्य का जुड़वा तारा कहा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा बृहस्पति के उपग्रह का खोज कौन किया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया। और ये कब किया था? 1610 में किया गया, 1610 में। बताइए वो ग्रह जिनके चारों ओर वलय पाए थे कौन हो जाएंगे? चारों ग्रह बाह्य जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों में क्या था? वलय पाया था। और शनि में 7 को वलय पाया था। बस ये याद रखिए, शनि में कितना वलय पाया था? वलय कोई छल्ला कहा था, कभी कभी छल्ला आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा हो जाएगा? सेरस है। ठीक है, सेरस हो जाएगा। बताइए सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह ये टाइटन हो जाएगा। और टाइटन किसका उपग्रह है? ये शनि का उपग्रह हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? लगभग में 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बताइए शांति सागर कहाँ है? ये चंद्रमा पर हो जाएगा। ठीक है। बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी पूर्णिमा के मध्य आ जाए। अमावस्या पूर्णिमा बताना है, पूर्णिमा में होता है। ठीक है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या में होता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। देखिए जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सही जवाब था। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। 90 डिग्री कोण बन जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भाग घटकर कितना हो जाएगा? 1/6 भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा तारों को नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है?
कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल, इसे बोलते हैं ब्लैक होल। और ब्लैक होल का सिद्धांत कौन दिया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा ही दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस यानी कि डॉग स्टार। क्या बोलते हैं इसको? डॉग स्टार भी इसको कहा जाता है। मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है? ये अमावस्या के दिन होता है। मतलब एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन होगा? इकारस। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा पूछे तो क्या होगा? इकारस। और ग्रह पूछेगा तो वरुण। वरुण हो जाएगा। वरुण हो जाएगा। बताएगा तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या हो जाएगी? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष हो जाएगा। सही जवाब है। बताएगा ध्रुव तारा किस तारा मंडल की ओर संकेत करता है? ये सप्तऋषि तारा मंडल, और ये उत्तर दिशा में उगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उल्का क्या होता है? ये टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा को क्या उल्का पिंड कहा होता है। बताइए पृथ्वी कितना उपग्रह है? एक उपग्रह है। और बृहस्पति मंगल का कितना उपग्रह है? 2 उसका नाम बताइए। ओबोस और दिवोस। बताइए वरुण का उपग्रह संख्या कितना है? 14 को है। और अरुण का कितना है? 27 को हो जाएगा। 27 को। तो मैथ बनवाल का भी जो भी होमवर्क था सभी करवा दिया गया। अब आप सभी के बीच में एसपीडी को लेके आए। एसपीडी से जो भी होमवर्क दिया गया था तो एसपीडी को भी देख लेते हैं। अच्छा सा टॉपिक दिया गया। बताइएगा टीबी तपेदिक में कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है। सही जवाब है। और पता है डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी में डीपीटी का टीका दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पोलियो में किसका टीका देते हैं? पोलियो का टीका ही दिया जाता है। बताइएगा छोटी माता में कौन सा टीका दिया जाता है? रूबेला वैक्सीन। रूबेला वैक्सीन। ठीक है। और जनमन खसरा में भी रूबेला वैक्सीन ही दिया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कैमरा, दूरबीन और लेंस में किस कांच का प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का। कैमरा, दूरबीन के लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। बताइएगा प्रयोगशाला के उपकरण में किस कांच का प्रयोग करते हैं? ये पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। सही जवाब है। प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच हो जाएगा। मतलब ट्यूबलाइट और बोतलों में किस कांच का प्रयोग करते हैं? सोडा कांच का प्रयोग। ट्यूबलाइट और बोतलों में सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। मतलब विद्युत बल्ब बनाने में किस कांच का? क्राउन कांच। विद्युत बल्ब बनाने में क्राउन कांच का प्रयोग करते हैं। और धूप चश्मा बनाने में क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। बताइए कांच के बर्तन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? पोटास कांच का। और परख नली बनाने में मृदु कांच का प्रयोग करते हैं। परख नली में मृदु कांच का प्रयोग करते हैं। बताइएगा हाथी का गर्भकाल कितना होता है? 624 दिन। कुत्ता का गर्भकाल 63 दिन का होता है। और बकरी का गर्भकाल 151। बकरी और भेड़ दोनों का सेम होता है। 151 दिन का होता है। 150-51। गधा का कितना होता है? 365 दिन होता है। ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा लाल और नीला का मिलने से क्या बनता है? मैजेंटा बनता है। और लाल हरा से पीला बनता है। बताइए अगला क्वेश्चन हरा नीला मिलेगा तो क्या बनेगा? पीकॉक नीला बनेगा। सफेद मार है। और हरा और मैजेंटा से कौन बनता है? ये सफेद बनता है। और नीला पीला मिलेगा तो सफेद बनेगा। लाल हरा नीला ये सफेद बनाएगा। बताइएगा हाथी का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? जीवन काल वर्ष 47 वर्ष का होता है। घोड़ा का जीवन काल 27 वर्ष का होता है। 20 साल कम कर दीजिए हाथी से 20 साल कम क्या होगा? घोड़ा 27। देखिए हाथी घोड़ा बोलते हैं बहुत बार। तो हाथी 47 है, घोड़ा का 20 साल कम 27 जीवन काल होगा। बाघ का जीवन काल 19 वर्ष। कुत्ता का जीवन काल 16 वर्ष का होता है। बकरी का जीवन काल कितना होता है? 17 वर्ष। भैंस का 20 वर्ष होता है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है बिल्ली का जीवन काल 15 वर्ष होता है। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। ये कब लाया था? ये 1772 में लाया था। ठीक है। बताइए स्थानीय बंदोबस्त कौन लाया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थानीय बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लाया था। ठीक है। बताइए सहायक संधि कौन लाया था? ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया। कब लाया था? ये 1798 में लाया था। 98-99। ठीक है। राज हड़प का नीति कौन लाया था? डलहौजी। कब लाया था? ये 56 में 1856 में लाया था। बताइए स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा? रिपन द्वारा। कब आया था? ये 1882 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये 1905 में। किसके समय में? कर्जन के समय में हुआ था। सती प्रथा पर रोक कौन लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। कब लगाया था? 29 में लगाया गया। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ये 1885। किसके समय में? डॉक्टर के समय में ही हुआ था। सही जवाब हो जाएगा।
पता है रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा था? ये हीरोज के साथ। और यही हीरोज था, इसको कहा था ये अकेले मर्द की संज्ञा किसको दिया था? रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ा था? ये झांसी से लड़ी थी, झांसी से। ग्वालियर में समाधि है इसका। और झांसी से 1857 के विद्रोह में लड़ी थी। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1951। बताए भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी बने थे। बताए भारत का जो है एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। अब बताए इनके नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया? अभी बताया था, व्हीलर द्वीप का नाम। और ये कहाँ पड़ता है? ओडिशा राज्य में पड़ता है। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या कौन नापा था? ये इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया। सही जवाब है। बताइए संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से हो जाएगा। बताइए पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। सही जवाब है। बताइएगा पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक हो जाएंगे। ठीक है। अमीर खुसरो है ना, किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन के दरबारी कवि हो जाएंगे। सही जवाब है। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहा जाता है। सही जवाब है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। बताइए केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। बताइए कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व होगा। पता है लेब्राडोर एक कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। बताइए रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश हो जाएगा। बताइए मगध का स्थापना कौन किया था? बिंबिसार के द्वारा किया गया था। बिंबिसार के द्वारा किया गया था। ठीक है। बताइए मदुरै जो है ना, ये कैसी मंदिर, मदुरै में कौन सा मंदिर स्थित है? ये मीनाक्षी देवी की मंदिर। ठीक है। सही जवाब है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, राजा अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? कुणाल बना था। ठीक है, कुणाल। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया था? ये 1952 में लाया गया। सही जवाब बताइएगा भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931। ठीक है। तो दोस्तों एसपीडी का भी सारा महत्वपूर्ण प्रश्न करवा देगा। अब आपके बीच में लास्ट टॉपिक रह गया जो कि एसपीडी से करंट अफेयर दिया जाता है, इसको भी तुरंत करवा देंगे जल्दी में, और उसके बाद फिर आप लोग को होमवर्क मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चराई ओबा उत्सव 2025 में कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन मनाया गया अभी 25 में? समृद्ध लचला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध लचला और खुला बिम्स्टेक। और ये बिम्स्टेक का बैठक कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड में। अरे कहाँ के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? ये अहमदाबाद को दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा मियामी ओपन का 2025 का खिताब कौन सा है? आर्याना सबालेंका हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास लिया है अभी? वंदना कटारिया। वंदना कटारिया हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान हो जाएगा। सही जवाब है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को वेब 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? चिली को। चिली की राजधानी कहाँ हो जाएगा? सैंटियागो हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हन्ना तल्ला गुई पुई स्वच्छ अभियान शुरू किया गया है? ये आइजोल में किया गया। आइजोल कहाँ की राजधानी है? मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगा। बताइए रंगोली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? ये असम में मनाया गया। एक बिहू कुहू उत्सव कहाँ मनाते हैं? ये अरुणाचल प्रदेश। देखिए बिहू कुहू सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, बाद में के सब बिहू कहाँ मनाते हैं? असम में मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ये हंगरी बन चुका है। कौन बना है? हंगरी बना है। बहुत अच्छा जवाब है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है? ये ब्राजील में हुआ है। ब्रिक्स 11वां ब्रिक्स पर्यावरण वाला पूछ रहे हैं, पर्यावरण कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ है। बताइए अगला क्वेश्चन 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों में वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? ये टोक्यो में किया गया। टोक्यो में। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव कहाँ मनाएगा? भरनी ये केरल का है। भरनी उत्सव कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली थी? बांग्लादेश। बांग्लादेश। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया? ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन, पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में ही किया गया। बताइएगा टाइगर ट्रंप अभ्यास किस देश के बीच में होता है? भारत एवं अमेरिका के बीच में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। ये अमेरिका में हुआ है। विशाखापट्टनम हुआ है। अच्छा अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा आप सभी के बीच में है कि
किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? ये आपका श्रीलंका के द्वारा किया गया। और भारत किस देश का छोड़ा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के मछुआरों को छोड़ा है। बताएगा माधवपुर घेर मेला ये कहाँ होता है? गुजरात का मेला हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ओम बिरला किया था। और ओम बिरला भी कौन है? 18वीं लोकसभा अध्यक्ष। 18वें लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, अध्यक्ष। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, कि T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? ये विराट कोहली बन चुके हैं। बहुत ही अच्छा जवाब है, सही जवाब है। बताइए भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? ये ओडिशा में बनने वाला। सही जवाब है। बता दीजिए अगला है, बिम्स्टेक्स कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये नेपाल में हुआ है, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अधिनियम के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। सही जवाब हो जाएगा। तो बताइए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया है? चीन के द्वारा घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और कल के लिए एक प्रश्न आप सभी के बीच में दिया जा रहा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना है। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में आप सभी से। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।